नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गम् कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। नए साथियों में से कोई साथी बताएगा जी पिछले रविवार को हमने क्या डिस्कस किया था? नए साथियों में से किसी को कुछ याद है क्या जी? हाँ संजीव जी। सभी को नमस्कार जी। पिछली कक्षा में बच्चे होने के ऊपर चर्चा थी जी। जो शुरू में बच्चा होता है उसको क्या खवाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करी थी आपने साहब। बस इतनी ही चर्चा करी थी या कुछ और भी थी? चर्चा में कुछ और भी शामिल था जी? चर्चा हमारी केवल इतनी ही थी या कुछ और? चर्चा में बच्चे ऊपर ही बैठते हैं, उसको क्या बच्चे को होते क्या खवाना चाहिए आपने शायद बताया था। उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, पोलियो की दवाई नहीं पिलानी चाहिए, ये सब चर्चा हुई थी पिछली क्लास में जी। और कोई साथी कुछ बोलना चाहता हो? बहुत अच्छा बताया जी आपने। और कोई साथी जी? नए साथियों में से और कोई भी साथी अपने विचार रखना चाहता हो कि हमने क्या डिस्कस किया था जी? साथी को कुछ याद नहीं है जी? अनुवृत्त जी मोटा मोटा सा निष्कर्ष आप बता दो ताकि वहां से जोड़ते हुए आगे बढ़े। वैद अनुवृत्त जी। जी गुरु जी, जो बच्चे जन्म लेने के बाद उनके साथ उनको क्या खिलाना चाहिए, कैसे उनका जो है पालन पोषण होना चाहिए शुरुआत से ही, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो जो सबसे पहला काम जब बच्चा जन्म ले लेता है, वो हमारे पास आता है, तो हमें उसको शहद चटाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो 9 महीने तक जो माँ के गर्भ में रहा है और वो वहाँ पे एक वाटर जैकेट के अंदर बड़ा सुरक्षित उसमें रहा है, तो उसमें कफ की अवस्था है अभी, तो वहाँ पे अगर उसके गले में कोई कफ का अवरोध हो तो इसके लिए हमें उसको शहद खिलाना चाहिए। और उसके बाद जो बच्चे के अंदर जो पीलिया जैसे लक्षण होते हैं, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि अगर वो जो काले रंग की जो पॉटी है वो अगर वो बच्चा कर लेता है कुछ समय के पश्चात, तो वो फिर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें तो उस जो लक्षण है वो धीरे धीरे उसके चले जाएंगे। और अगर वो नहीं किसी वजह से कर पाता है तो फिर हम उसको शहद के साथ 2-3 बूंद हरड़ जो है वो दे सकते हैं। तो और उसमें फिर बच्चों को हमें आगे कोई जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उससे भी उनको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि उसके जो है नुकसान है, जो कि हमने डिटेल में तो नहीं किए थे डिस्कस, लेकिन उसका
जो शल्य रूपी शारदर्मी उष्णता से एक संबंध है, वो उसकी वजह से हमें ये प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। और फिर बच्चों के लिए जो माँ का दूध ही सर्वोत्तम है, उन्हें कोई जो मेडिकल पे मिलने वाले जो पाउडर वाले जो डब्बे हैं उनका दूध वो नहीं पिलाना चाहिए। और अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं आ पा रहा है शुरुआत में, तो हम गाय का दूध जो है नवजात बच्चे को दे सकते हैं। अगर गाय का भी ना मिले तो जी? तो फिर गुरुजी बकरी का दे सकते हैं उस बच्चे को दूध। ये हमने पिछले रविवार को डिस्कस किया था जी। इससे पहले पिछले रविवार से पहले लगभग 2 महीने तक हमने बुखार के ऊपर डिस्कस किया जी, कि भाई सभी रोगों में प्रमुख है बुखार, सब बीमारियों में। अगर हम बुखार की ढंग से चिकित्सा करना सीख जाएं तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं जो जीवन के अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियां हैं, उनके लिए अंतिम दिन तक दवाइयां खानी पड़ती है जी। जब हमने आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया था तो 2 टॉपिक सबसे पहले पढ़े थे और वो इंटरेस्टिंग थे जी। एक बुखार के बारे में पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कई बार, और दूसरा गर्भ विज्ञान के बारे में जी। क्योंकि उस समय तक हमारी भी शादी नहीं हुई थी, तो एक इच्छा थी कि हम भी संतान पूरी तरह से गर्भ विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार पैदा करें जी। तो बुखार के बाद ये टॉपिक क्यों लिया है? क्योंकि हमारा जो बड़ा पहला बच्चा है जी, लड़का है, वो 4.5 साल का है जी। आज तक किसी तरह का कोई टीकाकरण नहीं, कोई एलोपैथी दवाई नहीं, कभी कोई एडमिट करने की नौबत नहीं है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक। और जो दूसरा बच्चा है वो 1.5 महीने की लड़की है जी। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, या हमने अपने बच्चों पे कैसे कार्य किया जी, कैसे हम आगे बढ़े हैं अपने बच्चों पे। अगर आपने अपने बच्चों को आयुर्वेदिक बनाना है जी, मतलब किसी भी तरह की एलोपैथी दवाइयों पे निर्भरता नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं जी। अक्सर माँ बाप सवाल करते हैं कि जी बुखार हो जाए छोटे बच्चे को, 1 दिन के बच्चे को, 2 दिन के बच्चे को, 5 दिन के बच्चे को, तो क्या करें जी। जैसे बड़े की चिकित्सा है, छोटे की भी वैसे ही करनी है जी। बस जो दवाई है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी जी। जैसे कि मान लो कोई 5 दिन का 10 दिन का बच्चा है तो रोटी वो खाता नहीं है, दूध ऊपर का नहीं पिलाना है, माँ का उसको दे सकते हैं जी। और यही परहेज थे, अंग्रेजी दवाई देनी नहीं है तो आयुर्वेद में क्या दें? आयुर्वेद में महासुदर्शन काढ़ा हम बच्चे को भी दे सकते हैं। विशेष रूप से माँ की चिकित्सा वहाँ पे करनी है जी। माँ की रोटी दूध ये बंद कर देना है, माँ को महासुदर्शन काढ़ा पिलाना है जी। और माँ को उस समय केवल दाल पे या सब्जी पे रखना है जी। तो माँ का जो दूध पिएगा एक तरह से वो भी दवाई का काम करेगा जब माँ, और उसको भूखा नहीं रख सकते हम। माँ का दूध उस तरह का नहीं है जैसे बाहर का दूध है। बाहर का दूध अग्निमंद करने वाला है, तो माँ का दूध उसको कोई समस्या नहीं करेगा। अगर 1 दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के, महीना या 6 महीने तक के बच्चे को बुखार आ जाए तो बच्चे को माँ का दूध जारी रखना है। ऊपर से और कोई दूध बच्चे को नहीं देना है। बाई चांस कोई ऊपर से भी पिला रहा है तो ऊपर से दूध नहीं देना है, वो रोकना है जी, माँ का पिलाना है। और बच्चे को भी हम महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं जी। कितना 1-1 ml दे सकते हैं तीनों टाइम जी। ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर के साथ आप उसकी क्वांटिटी माप कीजिए। अब बहुत से साथी बोल देते हैं कि बच्चे ले नहीं पाते। कौन से बच्चे नहीं ले पाते जी? जिन बच्चों को आज तक हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी ही नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चा नया पैदा हो। जब बच्चा नया पैदा किसी के घर में हुआ है तो ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी है 10 मूला रिस्ट। तो ये मेडिसिन हर किसी को अपने घर पे रखनी चाहिए जी, हर किसी को। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है आपका बच्चा, आपने आरंभ में शहद चटाया है, फिर वेट किया है कि उसको काली पोटी आई कि नहीं, वो भी आ गई है, नहीं आई है तो शहद में एरंड की
ड्रॉप डाल के एक एक बूंद 2 बार वो चटा दी है, फिर आ गई है तो बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर दिया है, माँ का दूध अच्छे से उतर गया है। तो फिर बच्चा जब स्वस्थ है आपका बच्चा, तो आप 1-1 ml सुबह शाम 10 मोलारिस्ट जो ग्रुप में फ़ोटो आया है ये पिलाओ जी बच्चे को, जब वो स्वस्थ है तब। जब शुरू से ही आप ये पिलाएंगे तो बच्चे को आदत डल जाएगी जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने की जी। जो 10 मोलारिस्ट है ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। क्या है जी ये ऐसी मेडिसिन है जो भूख को अच्छा करती है, पाचन को अच्छा करती है, पेट में गैस अफारा बन रहा हो तो उसको हटाती है, पेट साफ़ करने में भी हेल्प करती है, तो पूरे पेट का बैलेंस अच्छे से करती है जी। तो 1 दिन के बच्चे को भी, 5 दिन के बच्चे को भी, 10 दिन के बच्चे को भी, 1 महीने के बच्चे को भी, 6 महीने के बच्चे को भी हम इसको दे सकते हैं जी। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है जी, जन्मजात से लेके छोटा बड़ा बूढ़ा सब के लिए जी, क्योंकि सबकी ही भूख सुधारने की ज़रूरत होती है, पाचन सुधारने की ज़रूरत होती है, गैस अफारा ना बने उसकी ज़रूरत होती है। तो आप शुरू से ही अगर आदत डालेंगे तो आज के बाद आप सभी के घरों में ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए जी। और बच्चे को गैस अफारा बन रहा या किसी को बड़े को दर्द है तो फिर इसको पिलानी है जी। 15 से 20-30 ml तक हम बड़े लोगों को दे सकते हैं, किसी भी तरह का दर्द है, दर्द की स्थिति में जी। तो आप ठीक ठाक बच्चे को, जब स्वस्थ है बच्चा, ये पिलाने की आदत डाल लेंगे तो जब बच्चे को बुखार आएगा तो वो महासुदर्शन काढ़ा आसानी से ले लेगा जी। बच्चों के लिए महासुदर्शन काढ़ा है, फिर एक बाल चतुर्भद्री का सिरप आता है टूथपापेश्वर कंपनी का। वैसे तो जब हम बच्चे की इस तरह से चिकित्सा करेंगे तो महासुदर्शन से ही बुखार ठीक हो जाएगा जी। माँ का ऊपर का दूध बंद करवा दो, रोटी बंद करवा दो, माँ को भी दिन में 4 बार महासुदर्शन काढ़ा पिलाओ 15-15 ml। तो इस प्रकार माँ की चिकित्सा के साथ साथ बच्चे की चिकित्सा हो जाएगी जी। अगर हमने बच्चे का बुखार यहीं से दबाना शुरू कर दिया है, हमने अंग्रेजी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी है, पैरासीटामोल आती है लिक्विड फॉर्म में बच्चों के लिए, तो समझ लो बुखार यहीं से दबना शुरू हो जाएगा। और फिर आगे जाके युवावस्था में उसके बाल सफ़ेद होना, बाल कम होना, फिर तरह तरह की जो समस्याएं पैदा होती हैं वो हमेशा के लिए बनी रहेगी और वो कभी भी जड़ से ठीक नहीं होगी जी। अगर हमने इतने छोटे बच्चे का बुखार दबाना शुरू कर दिया है तो इतने छोटे बच्चे की चिकित्सा कैसे करनी है, क्या दे सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है जी। डरना बिल्कुल भी नहीं है जी। तो इस प्रकार हम छोटे बच्चे के लिए विचार कर सकते हैं। यहाँ तक किसी साथी का कोई विचार, कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो वैद्य अनुवृत्त जी ले सकते हैं आप। किसी भी साथी का कोई सवाल हो जी, यहाँ तक डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं हो तो आगे बढ़ें जी। जो 10 मोलारिस्ट है वो क्या काम करती है, एक बार अनुवृत्त जी इसके गुण पढ़ो आप, वैद्य अनुवृत्त जी। जी फलों का चूर्ण डालकर द्रव के निर्मल बनाने, यह अरिष्ट, ग्रहणी रोग, अरुचि, श्वास, कास, गुल्म, भगंदर, वात व्याधि, क्षय रोग, छर्दी रोग, पांडु रोग, कामला रोग, कुष्ठ, अर्च, प्रमेह, मंदाग्नि, उदर रोग, शर्करा, मूत्र रोग, अश्मरी, मूत्र क्रच तथा धातु क्षय को जीतता है और क्रशों को पुष्टि, वंध्याओं को गर्भ तथा सबको तेज, शुक्र तथा बल देता है। इसका नाम 10 मोलारिस्ट है। क्या कहा गया अनुवृत्त जी, सिंपल से शब्दों में देसी भाषा में समझाएंगी क्या सभी साथियों को?
जी, ये जो 10 मूला रिस्ट है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये अरिष्ट जो ये सूची पूरी एक रोगों की दी हुई है, ये रोगों के नाम है। तो अगर कुछ रोग इसमें आप लोगों को समझ में भी आ रहे हैं तो जैसे अरुचि, ये खाने की इच्छा ना होना, श्वास यानी कि सांस से संबंधी रोग, कास यानी कि खांसी, और गुल्म, भगंदर और वात व्याधि, पांडु रोग, कामला रोग, ये जो पीलिया है, और खून की कमी होना, मंदाग्नि, प्रमेह, उदर रोग, पेट के सभी रोग। मंदाग्नि यानी कि आपके जो अग्नि मंद है या विषम है। प्रमेह यानी कि शुगर, आजकल काफी लोग इस रोग से पीड़ित हैं। और धातु क्षय यानी कि अगर जो सप्त धातु हम पढ़ते हैं तो उनका अगर क्षय शरीर में हो रहा है, वो उनकी कमी हो रही है शरीर में, तो उसको भी ये जीतने की क्षमता इस औषधि के अंदर है। और कृशों को पुष्टि यानी कि जो बलहीन हो गए हैं उनको पुष्ट बनाता है। जो बांझपन की समस्या है अगर माताओं में, तो उनको गर्भ धारण कराने की क्षमता ये देता है। सबको तेज यानी कि शरीर के अंदर जो तेज है वो बढ़ाता है ये, और शुक्र तथा बल देता है, बल बढ़ाने वाली औषधि भी है। तो इतने सारे रोगों को जीतते हुए तरीके से ये बल कारक औषधि है, जिसका सेवन हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। बहुत ही सेफ मेडिसिन है गुरु जी। ये क्या है जी, जैसे जैसे जूस होता है ना, जूस, उस तरह की मेडिसिन है जी। ये पचने में बहुत हल्की है, खुद अग्नि को बढ़ाने वाली है, पाचन को अच्छा करने वाली है। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसकी चिकित्सा में हमने कैसे आगे बढ़ना है जी। हमने देखा कि पैदा होते ही शहद चटाओ ताकि गले का कफ का अवरोध दूर हट जाए। फिर उसमें वेट करो कि उसकी पोटी 24 घंटे में कितनी बार कैसी आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो एरंड का तेल की एक एक बूंद शहद में मिला के चटा दो जी। फिर जब बच्चा माँ का दूध पीने लग जाए, बिल्कुल अच्छा हो, तो उसको 10 मुलारिस्ट 1-1 ml सुबह शाम पिलाना शुरू कर दो जब बच्चा स्वस्थ है जी। तो ये मेडिसिन क्या क्या काम करेगी ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये पेट का बैलेंस अच्छे से रखेगी, भूख, पाचन, इन सबको सुधार के रखेगी जी। और जब बच्चे को बुखार आदि अगर आएगा तो उस समय महासुदर्शन काढ़ा लेने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी जी। तो इस प्रकार बच्चे की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो जब बच्चा 1 महीने का हो जाएगा जी, सर्दियों का टाइम है, चलो अब गर्मियों का टाइम है, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। मान लो बच्चा पैदा हुआ है, जैसे हमारी गुड़िया 1.5 महीना पहले जी, तो गर्मियों के आसपास बच्चा पैदा हुआ है, तो ये हमने शुरू से चिकित्सा क्या रखनी है वो डिस्कस कर लिया है। 10 मुलारिस्ट पिलाओ आप उसको 1 महीने तक 1-1 ml सुबह शाम, स्वस्थ बच्चे को दीजिए। फिर आप गर्मियों का टाइम है तो आपने क्या करना है जी, मिट्टी का कोई वो लेना है, दीपक टाइप लेना है, और उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके माँ का दूध है जो उसके अंदर निकालना है जी। और उसमें बड़ी हरड़ लेनी है जी, आपने पंसारी से मिल जाएगी। बड़ी हरड़ को माँ का दूध स्तन से उसके अंदर निकालना है दीपक में, और उसमें बड़ी हरड़ को घिसाना है जी। आप उसमें घिसाएंगे तो दूध का जो कलर है वो बदल जाएगा जी, चेंज हो जाएगा जी। तो वो बच्चे को पिलाना है जी, दिन में 1 बार हर रोज़ पिलाना है जी। हरड़ को पूरी गर्मियों के सीज़न में पिलाना है जी, माँ के दूध में घिसा के। अगर माँ का दूध आना कम हो जाए या नहीं आए तो फिर उसको गाय के दूध में घिसा के देना है जी। अगर बच्चे को पूरी गर्मियों के सीज़न में दिन में 1 समय हरड़ देंगे तो वो क्या करेगी, वो उसकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देगी जी। उसकी भूख, पाचन, पेट साफ़ होना, गैस सफारा ना बनना, बच्चे का वज़न हर महीने के हिसाब से रेगुलरली बहुत अच्छे से बढ़ता चला जाएगा जी।
तो गर्मियों के सीज़न में देनी है जी, माँ के दूध में घिसा के हरड़ देना है जी। दिन में अक्सर माताएं क्या करती है, दिन में बच्चे को नहला धुला के उसको फिर सुलाती है, उस समय दे दो जी दूध में घिसा के हरड़। और इससे क्या है, नींद भी बहुत गहरी आती है जी। बच्चा अच्छे से लंबे समय तक एकाग्रता के साथ सोता है। जब नींद खुलती है तो भी उसको बार बार नींद आती रहती है, एक तरह से नशा सा उसको चढ़ा रहता है, बच्चा ऐसे ऊँघता है जी। तो नींद बहुत अच्छी आएगी, पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा, भूख पाचन कोई गैस सफारा नहीं बनेगा। तो सबसे अच्छी इम्यूनिटी अगर अपने बच्चों की करनी है तो गर्मियों में काम हो गया है जी। जैसे ही बच्चा 1 महीने का हो जाए तो माँ के दूध में हरड़ घिसा के देना शुरू कर दो जी। पहला काम था कि जब तक 1 महीने का नहीं हो रहा है तो 10 मोलारिस्ट उसको दे दो जी, 1-1 ml दोनों टाइम जी। बुखार आए तो महासुदर्शन काढ़ा से ही बच्चे का बुखार ठीक हो जाएगा, 1-1 ml तीनों टाइम दे सकते हैं जी। अगर महासुदर्शन से भी ना ठीक हो तो फिर एक बाल चतुर्भद्री का आती है, उसको भी हम दे सकते हैं। इन 2 से ज़रूर ठीक हो जाएगा। अगर बाई चांस फिर भी किसी तरह से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आप हमारे इनमें से किसी भी वैद्य साथी से पूछ सकते हैं जी कि मैंने अभी तक ये करा है तो ठीक नहीं है। तो जितने भी हमारे ये वैद्य साथी हैं इन सभी से आप डिस्कस कर सकते हैं जी। अगर बच्चा पैदा हुआ है सर्दियों में तो सर्दियों में भी वही तरीका रखना है। बस 1 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तब वहाँ पे हरड़ की जगह जायफल देना है जी। जायफल देने का तरीका भी वही रहेगा कि माँ के दूध को आपने दीपक में निकाल लिया है, उसमें जायफल को घिसाओ, उसका दूध का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, एक खाली कटोरी लेनी है, उसको अग्नि पे रख दो जी। वो केवल कटोरी गर्म करनी है। कटोरी जैसे ही गर्म हो तो दूध को उसमें पलट दो, अग्नि से उतारने के बाद थोड़े गर्म होने पे वो हल्का सुखोसन सा होगा, बस वो बच्चे को आप जायफल दे दो जी। सर्दियों के टाइम में 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के रेगुलर दे सकते हैं। इससे बच्चे का जो मल है वो अच्छे से बंध के आएगा। ये सर्दियों का सबसे अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, भूख पाचन सुधारने वाला, बच्चे का हर महीने के हिसाब से वज़न अच्छे से गेन होता रहे, तो ये काम करेगा सर्दियों के टाइम में जायफल जी। तो बच्चा गर्मियों में पैदा हो, गर्मियों के आसपास पैदा हो तो हमने 1 महीने तक उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। सर्दियों में पैदा हो तो 1 महीने तक उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, क्या क्या हम उसमें दे सकते हैं, 10 मोलारिस्ट क्यों दे सकते हैं। बिल्कुल जूस की तरह हल्की सी मेडिसिन है, जन्म वाले दिन से लेके अंतिम दिन तक सभी को दी जा सकती है। इसके गुण हमने पढ़ लिए हैं जी। अगर ऐसा हम करेंगे तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो प्राकृतिक रहेगी जी। बच्चे को 10 मूला जब वो स्वस्थ है देने की आदत डाल दी है तो बुखार आदि आ गया है तो फिर और दवाइयाँ बच्चा आसानी से ले लेगा, कभी परेशान नहीं होगा जी। तो इस प्रकार हम बच्चे की इम्यूनिटी को 1 महीने तक अच्छा कर सकते हैं। आगे कैसे बढ़ना है वो हमने डिस्कस कर लिया है जी। इन दिनों में अगर माँ का दूध कम उतर रहा है, माँ का दूध अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो फिर माँ के लिए हम वो दे सकते हैं जी, शतावरी, डायरेक्ट शतावरी खिला सकते हैं। शतावरी का आधा चम्मच, उसमें 1-2 चम्मच देसी खांड या मिश्री मिला के दूध के साथ वो दे सकते हैं। अगर महिलाएं वो नहीं ले पाती है तो फिर दूध पापेश्वर कंपनी का भी एक शतावरी ग्रेनुअल्स बहुत अच्छा आता है बना बनाया, जिसको महिलाएं बड़ी आसानी से, हर तरह की महिलाएं ले लेती है जी। तो वो महिलाओं के लिए हो गया है जी। इससे दूध अच्छे से उतरेगा जी बच्चे के लिए। और महिलाओं को जैसे ही डिलीवरी हो तो महिलाओं को भी 1 महीने तक 10 मोलारिस्ट हर रोज़ 2 टाइम या 3 टाइम पिलानी चाहिए जी। 10 मोलारिस्ट उनके यूट्रस की पूरी तरह से शुद्धि कर देगा जी, और फिर दूध अच्छे से बढ़ेगा, अच्छे से आएगा। और फिर माँ को साथ साथ में जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय से लेके जब तक बच्चा दूध पिए, शतावरी का सेवन माँ को करना चाहिए जी।
अगर ऐसा माँ करेगी तो क्या होता है जी, शुरू में तो जब बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा छोटा है, दूध थोड़ा अच्छा उतर आता है जी, लेकिन समय के साथ साथ बच्चा बड़ा होने लगता है, दूध की मात्रा कम होने लगती है। फिर माँ का खान पान अगर अच्छा नहीं है तो फिर माँ में तरह तरह की समस्याएं दिखाई देती है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है, वो कमज़ोरी फील करती है, उसको थकावट बनने लगती है, बहुत तरह की समस्याएं माँ में पैदा होने लगती है। तो अगर माँ डिलीवरी वाले दिन से लेके जब तक बच्चा दूध पी रहा है तब तक अगर शतावरी खाएगी तो उससे क्या होगा जी, माँ दूध है जो अच्छे से बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और माँ के शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी जी। इससे माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, माँ को कमज़ोरी नहीं आएगी और बच्चे के लिए भी भरपूर और क्वालिटी का दूध बना रहेगा जी। तो इस प्रकार हमने माँ और बच्चे दोनों की चिकित्सा करते हुए आगे बढ़ना है जी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बच्चे को बिना उसके किसी रोग को दबाए हुए, और 6 महीने तक तो बच्चा क्या है जी, वो केवल माँ का दूध पचाने लायक होता है, और वहाँ पे अगर हम उसको एलोपैथी दवाइयाँ दे रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि ये बड़ों के लिए भी ख़तरनाक होती है, केवल किसी चीज़ को रोकथाम करने की कोशिश करती है और उनके अपने साइड इफ़ेक्ट अलग से है जी, तो बच्चे उसके लिए नहीं बने होते हैं जी। समस्याएं आने पे हम आयुर्वेद में क्या विकल्प दे सकते हैं वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वैद्य अनुवृत्त जी आप ले सकते हैं जी। जी संजीव जी, आपने एड्रेस किया है। तो आपने बड़ी अरहर बताई है, जायफल बताया है, इसमें दूध में कितना घिसना है ये तो काफी अच्छा बड़ा होता है। दूध में इतना घिसना है जी ताकि दूध का कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही घिसाना है जी। आपने ये नहीं देखना कि हरड़ कितनी घिस गई है, थोड़ी घिसी, आधी घिसी है, पौनी घिसी है, वो नहीं देखना जी। बस केवल दूध का कलर बदल जाएगा उतना ही देखना है जी, उतनी ही घिसानी है जी। संजीव जी ठीक है सर, तो जो अरहर बचेगा, जायफल बचेगा, उसको अगले दिन तो यूज कर सकते हैं ना जी? सकते हैं जी, वो तो आपकी एक हरड़ आपकी 1 महीना चलेगी जी, क्योंकि थोड़ी सी घिसेगी, बस उसका कलर ही चेंज होगा, दूध का इतनी ही घिसानी है जी। संजीव जी ठीक है गुरु जी। वैद्य शेषन जी ने मैसेज छोड़ा है कि माँ को हरड़ दे सकते हैं, माँ को भी दे सकते हैं जी, माँ को भी दी जा सकती है जी हरड़, दोनों को ही दे सकते हैं जी। और किसी का कोई सवाल हो तो वैद्य अनुवृत्त जी ले सकते हैं। और गुरु जी बारिश में और वसंत ऋतु में भी दी जा सकती है? वसंत ऋतु तक आप जायफल का उपयोग करो जी, और फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, यहाँ पे आप तीनों ही सीज़न में हरड़ दे सकते हो। फिर शरद के बाद यानी कि अक्टूबर के महीने के बाद खासकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ इन 3 महीनों में हमें जायफल देना चाहिए जी, 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, इस प्रकार। संजीव जी ठीक है। और किसी का कोई सवाल सुझाव? हाँ कुलदीप जी। नमस्कार गुरु जी। तो गुरु जी जैसे शतावरी वाला प्रयोग होता है गुरु जी, तो मतलब अगर महिला पहले ही आपकी आवाज़ कट रही है कुलदीप जी, जहाँ तक आपका थोड़ा बहुत आवाज़ कट रही है जी आपकी। गुरु जी ये हो सकता है कुलदीप जी पूछना चाह रहे हो कि जैसे शतावरी का आपने बताया, तो अगर कफ की महिला तो
वो यूज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। ना, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा है इनका सवाल दोबारा आवाज़ आए तो रखना कुलदीप जी। डिलीवरी होने से पहले भी माँ को शतावरी दी जा सकती है जी। छठे महीने से लेकर 9वें महीने तक भी शतावरी दे सकते हैं, क्योंकि छठे से 9वें तक बच्चा सबसे अधिक वज़न गेन करता है जी। 6 महीने तक बच्चे का जो वज़न है केवल 1 किलो होता है जी। जो एक वो बोला गया है कि स्टैंडर्ड कितना वज़न ठीक हो, 6 महीने तक केवल 1 किलो। फिर जितने किलो का बच्चा पैदा होगा उस हिसाब से, मान लो कोई बच्चा 3 किलो का पैदा होगा जी, तो 2 किलो वज़न और बढ़ेगा, यानी कि लगभग 650 ग्राम अंतिम 3 महीनों में बढ़ रहा है जी। और पहले 6 महीने में केवल 1 किलो वज़न है जी। तो वहाँ 3 महीने भी ले सकती है जी, दे सकते हैं माता को शतावरी। और फिर दूध और अच्छे से उतरेगा तो वहाँ भी दे सकते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल था क्या कुलदीप जी? आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है जी। यही कह रहा था गुरु जी, मतलब ये सवाल तो ठीक है आपने बोल दिया। तो आगे इससे ये था कि मतलब प्रकृति की महिला है तो उसको भी हम ऐसे यूज करा सकते हैं शतावरी, या नहीं करा सकते गुरु जी? अगर कफ विकृत अवस्था में नहीं बढ़ा है, कफ की कोई व्याधि नहीं है, कोई भी कफ की व्याधि, तो करवा सकते हैं जी। अगर कफ की व्याधि है तो फिर नहीं कराएंगे जी, फिर उसकी चिकित्सा करेंगे कफ के कुलदीप जी। अगर उसको कोई कफ का रोग है, कोई समस्याएं हैं, कोई साइनस है, नज़ला है, खांसी है, बलगम है या कुछ और है, तो वहाँ पहले उसकी चिकित्सा करेंगे। अगर केवल महिला कफ की है और कोई रोग नहीं है तो दे सकते हैं शतावरी। वैद्यानुवृत्त जी, और किसी साथी का सवाल हो, सुझाव हो तो ले सकते हैं जी। जी, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कृपया हैंड रेज करें और अपना प्रश्न करें। वैसे गुरुजी, मेरा एक सवाल यहाँ पे है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चा वेट गेन करता है और प्रेगनेंसी में हर महिला वेट गेन करती है, हर महीने उसका कुछ वजन बढ़ता है, तो उसमें कितना वजन बढ़ना पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक आदर्श माना जाएगा और कितना को हम मान सकते हैं कि ये ज्यादा बढ़ रहा है, विकृत हो रहा है? अब यहाँ पे तो थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है ताकि प्रसव के समय कोई समस्या ना हो, तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दें। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखो, प्रेगनेंसी में महिला का वज़न बढ़ता है, लेकिन किस महिला का वज़न भी अंतिम 4 महीनों में ही बढ़ता है जी। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इन महीनों में ही बढ़ता है। उससे पहले महिला का वज़न भी नहीं बढ़ता। अब कोई वात की महिला है तो उसमें वज़न गेन होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है जी। सिर्फ उसी महिला का ओवरवेट हो सकता है जो पहले ही अधिक भारी हो, जिसका कफ पहले ही विकृत अवस्था में अधिक बड़ा हो, उसका ओवरवेट हो सकता है अनुवृत्त जी, क्योंकि वो पहले ही ओवरवेट है, अत्यधिक कफ है उसके अंदर, केवल उसका हो सकता है। बाकी तो ओवरवेट की समस्या नहीं बनती जी प्रेगनेंसी टाइम में अनुवृत्त जी। जी गुरु जी, तो उसमें अगर कोई महिला पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा वेट है उसका और 9वें महीने तक जाके उसका काफी वेट बढ़ गया है, तो उसको प्रसव में क्या समस्याएं आ सकती हैं? अच्छा सवाल है, और लगभग 1.5 साल से पढ़ा भी है, तो आप भी कल्पना कर सकते हैं। जैसे जैसे महिला, मतलब वज़न किसका अधिक बढ़ेगा, केवल उसका ही बढ़ सकता है जो पहले ही अधिक स्थूल हो। जो पहले ही ठीक ठाक है उसका बैलेंस में ही बढ़ता है जी। अब जो पहले ही अधिक भारी है फिर प्रेगनेंसी में भी एकदम नहीं बढ़ता, चौथे महीने के बाद यानी 5वें महीने के आसपास, 5वें या 6ठे में ही वज़न गेन करना शुरू करती है महिला भी। तो वहाँ अत्यधिक बढ़ेगा तो वही फिर एक भारी व्यक्ति की रेस लगवाएं, एक दुबले पतले की, मध्यम व्यक्ति की, तो मध्यम ही जीतेगा। जितना शरीर भारी होगा उतना ही उसकी सब क्रियाएं स्लो होती रहेगी अनुवृत्त जी। तो फिर उसका यूट्रस स्लो होगा, फिर मूवमेंट कम होने लगेगी बच्चे की, बच्चे का जो ग्रोथ का प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, सब स्लोनेस आना शुरू हो जाएगी अनुवृत्त जी।
महिला के भूख पाचन से लेके यूट्रस में, फिर यूट्रस के कार्यों में, बच्चे में, मूवमेंट में, सब चीज़ों में स्लोनेस होगी अनुव्रत जी, धीमापन, जो हम कफ के गुण पढ़ते हैं। अब आप क्या समझाएंगे सभी साथियों को सिंपल सी भाषा में? जी गुरु जी, इसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर इस जो महिला है जो गर्भ धारण किए हुए है, अगर उसका अंतिम 4 महीनों में उसका खान पान ऐसा है कि उसका वेट और बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे हमें सचेत होने की आवश्यकता है। नहीं तो जो हमने जैसे कि जो भारी चीजें है या गुरु आहार भी है, जैसे कि हमें पता है वो खाने से अक्सर जो है पाचन में समस्या होती है एक सामान्य व्यक्ति को भी। तो जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भ धारण किए हुए है, उसको तो वैसे ही यूट्रस का जो आवरण पूरे उसके अंगों पे आ चुका है, लीवर, प्लीहा, गुर्दे, तो वहां पे उसका पाचन भी कहीं ना कहीं जो है एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा सा स्लो है। तो वो सारी चीजें बहुत ध्यान से उन्हें देने की आवश्यकता है कि वो सुपाच्य चीजें खाएं, वजन ज्यादा ना बढ़े। तो वहां पे हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी जो पहले से ही ओवरवेट महिलाएं हैं। नहीं तो अगर यूट्रस की जो फंक्शनैलिटी है वो अगर स्लो होगी, वहां स्लोनेस आएगी, तो फिर बाकी क्रियाएं भी उनकी वो मुश्किल हो जाएंगी। और फिर प्रसव के दौरान भी एक तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनको मौका मिल जाता है सिजेरियन डिलीवरी के लिए। और जो सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद फिर कहीं ना कहीं महिला की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा नए साथियों के लिए प्रश्न रखा था, ताकि वो ये पॉइंट भी सबको रहे दिमाग में कि अगर कोई किसी के यहाँ पे ऐसा होने वाला है या आगे फ्यूचर में कभी भविष्य में ऐसी ही संभावना है, तो वो थोड़ा सा इन सब बातों को ध्यान रखिए। ना सिर्फ बच्चे की चिकित्सा के लिए, एक जो गर्भवती महिला है उसका ध्यान भी उतना ही रखना जरूरी है। देखो, अच्छा सवाल आपने रखा है। इसमें क्या है, अगर शरीर फिट है तो सब क्रियाएं समय से होगी जी। बच्चा समय से बाहर आना, डिलीवरी के टाइम में कम समय लेना बच्चे को, और बहुत अधिक भारी है, स्थूल है, तो खुद ही उसका शरीर जब एक्टिविटी करने के लिए स्लो होता चला जा रहा है, तो बच्चा भी फिर बाहर की तरफ नहीं आएगा जी। फिर उस स्थिति में वो सिजेरियन करना पड़ेगा। और एक और समस्या इस तरह की महिलाओं में जो अति स्थूल हो, वहाँ ये देखी जाती है। देखो, दुबली पतली महिला में जो वाटर जैकेट है, गर्भ जल है, पानी की जो थैली है जिसमें बच्चा तैरता है, घूमता रहता है, वो दुबली पतली में तो कम होगा, सभी को समझ आता है जी कारण कि भाई कमज़ोरी है, धातुएं अच्छी नहीं बन रही है, शरीर में आप महाभूत अच्छा नहीं है, टॉपअप नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पानी घटना जायज़ समझते हैं हम सब। लेकिन भारी महिला में भी क्या होगा, जब सब चीज़ें स्लो होने लगेगी, तो वो जो वाटर जैकेट है वो पानी बनने, गर्भस्थ जल बनने की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो होती है। और इस तरह की महिलाओं में इसकी कमी भी मिलती है अनुव्रत जी। कमज़ोर में तो पानी की कमी होना स्वाभाविक ही है गर्भस्थ जल की, लेकिन इस तरह की भारी महिलाओं में भी। जी गुरु जी, ये एक और साइड इफ़ेक्ट इनमें रहेगा जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी? तो इस तरह की जो भारी महिलाएं हैं इनको दही, पनीर, केला, इस तरह के जो गुरु आहार है इनका सेवन करने से बचाना चाहिए जी, क्योंकि जितना भारी खाएंगे उतना ही उसकी और चीज़ें स्लो होती चली जाएगी जी। किसी भी साथी का कोई सवाल हो, एक बार यहाँ तक का मोटा मोटा सा निष्कर्ष आप एक बार दोबारा बता दो अनुव्रत जी, जो आज डिस्कस किया है, ताकि जो साथी बाद में जुड़े हैं टॉपिक को समझ सकें जी।
जी गुरुजी, आज हमने डिस्कस किया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी चिकित्सा की शुरुआत हम आयुर्वेद में कैसे करें, क्योंकि अगर बच्चों को क्योंकि वो अभी पैदा हुए हैं और अगर एकदम से उनके बीमार पड़ने पे हम कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का उन्हें सेवन कराएंगे तो शायद वो लेने में भी परेशान होंगे और वो लेंगे नहीं, तो इससे परेशानी बढ़ेगी हम लोगों की। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि छोटे बच्चे को रोज एक ड्रॉपर से 10 मोलारिस्ट जो औषधि है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि इसमें देखा भी कि 10 मोलारिस्ट एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है और काफी सारी रोगों को वो ठीक करते हुए शरीर को बल प्रदान करती है, शरीर में तेज को बढ़ाती है। वो एक सेफ मेडिसिन है जो कि हम बच्चों को शुरुआत में दे सकते हैं और माता को भी डिलीवरी के बाद हम उसको दे सकते हैं। इससे बच्चों को शुरुआत में आदत पड़ जाएगी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की, और उसके बाद अगर अभी इस तरीके की कोई समस्या हमारे सामने खड़ी हो कि बच्चे को ज्वर आदि की समस्या हो गई है, तो अगर छोटा बच्चा है बिल्कुल तो उसको उसकी माता को हम महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, ताकि वो जब उसका दूध पिए तो वो औषधि के गुण उसके अंदर आए और वो उसी से ही ठीक हो जाए। और ऊपर से हम जो दूध है वो नहीं देना है हमें बच्चे को, अगर हम बाहर से हमें जरूरत पड़ रही है और दूध पिलाने की। और दूसरा हमने अगर गर्मियों का सीजन है, बच्चा भी पैदा हुआ है, तो गर्मियों में हम पूरे गर्मी के सीजन हम एक मिट्टी के दिए को लेकर उसको अच्छे से धोकर साफ करके रख सकते हैं और उसमें माता का थोड़ा सा दूध निकाल के और बड़ी हरड़ हम उसको घिस के डेली दिन में 1 बार दे सकते हैं, ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो और उसको नींद भी अच्छी आएगी इसे लेने से। इसी तरीके से हम सर्दियों के मौसम में अगर कोई सर्दियों में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम जायफल दे सकते हैं जब तक सर्दियां अच्छी पड़ रही हैं और वसंत ऋतु तक, तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो वो रोगों की चपेट में भी नहीं आएगा। तो वो यही हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है जी, ये अभी तक हमने डिस्कस किया है कि बच्चे को बुखार हो जाए तो माँ की क्या चिकित्सा करनी है। बच्चे को भी 1-1 ml महासुदर्शन काढ़ा 3 टाइम दिन में दे सकते हैं जी। पहले दिन के बच्चे से लेके 6 महीने साल महीने तक के बच्चे को दे सकते हैं जी। और उसके अलावा महासुदर्शन के अलावा हमने डिस्कस किया है बाल चतुर्भद्री का सिरप आता है दूध पापेश्वर कंपनी का, वो भी दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। इसके साथ साथ बच्चे को आगे 1 महीने के बाद क्या क्या देना है, गर्मियों का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, ताकि उसका भूख पाचन पेट का बैलेंस अच्छा हो, मल बंद के आने लग जाए और इम्यूनिटी अच्छी हो। अब बच्चा आगे बढ़ेगा 2 महीना 3 महीना, तो यहाँ तक क्या क्या समस्या आ सकती है बच्चे को। पीड़िया हो सकता है जन्मजात, वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछली बार। बुखार आ सकता है, उसमें क्या करना है, माँ और बच्चा दोनों में, वो डिस्कस कर लिया है। बच्चे के लिए अच्छा दूध आता रहे उसके लिए हमने डिस्कस कर लिया है। स्तावरी दे सकते हैं, स्तावरी वो डायरेक्ट स्तावरी दे सकते हैं अगर ले सकती है महिला, नहीं तो दूध पापेश्वर का बना बनाया वो भी अच्छा आता है। इसके अलावा हम स्तावरी घृत भी दे सकते हैं, अच्छी फार्मेसियाँ साउथ की बनाती है। और यहाँ विदारी कंद का पाउडर भी दे सकते हैं, वो महिलाएं खा नहीं पाती है जी विदारी कंद, वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है और थोड़ा फूलता भी है मुंह में जाके। विदारी घृत ले सकते हैं, विदारी आदि घृत के नाम से कोटेकल कंपनी का वो आता है, जो चूर्ण ले सकते हैं अच्छा है। चूर्ण नहीं ले सकते हैं तो घी ले सकते हैं जी मेडिकेटेड। और अब बच्चा आगे बढ़ेगा 1 महीने के बाद 2 महीना 3 महीना, और क्या क्या समस्या आ सकती है बच्चे में, और आ सकती है कभी कभार उल्टी की आ सकती है, दस्त की आ सकती है। तो वहाँ पे भी बाल चतुर्भद्री का दोनों ही स्थिति में उल्टी और दस्त पे अच्छा काम करेगी जी। इसके अलावा इससे ही उल्टी दस्त ठीक हो जाते हैं। बाई चांस ज़रूरत पड़े उल्टी के लिए, दस्त के लिए, तो एक बर्बनटेरोन सिरप भी आता है सांडू का बच्चों के लिए, वो भी दे सकते हैं जी। ये सब मेडिसिन अपने ये जितने भी ग्रुप में सब वैद्य है इनके निर्देशन में ही दें जी।
क्योंकि लगभग सभी का अनुभव होगा तो अच्छे से गाइड कर देगा किसी भी साथी को। तो ये उल्टी और ये दस्त के लिए हो गया है जी। अब उल्टी के लिए बाल चतुर्भद्री का भी काम कर देगा। फिर भी अगर नहीं बनती है बात तो एक मेडिसिन बनाते हैं हम एसएस के नाम से जी, किसी दिन डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या है। तो उल्टी की अगर समस्या बाल चतुर्भद्री का देने से भी ठीक नहीं हो रही है तो हम एसएस दे सकते हैं जी। और एसएस समान वायु पे ही काम करती है जी, भूख पाचन उसके ऊपर ही जी। तो बच्चे को उल्टी है तो ये दे सकते हैं। उल्टी दस्त में क्या क्या कर सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। 3-4 महीने तक का बच्चा होगा तो इसमें बुखार आ सकता है, उल्टी आ सकती है, दस्त आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी समस्या आप लोगों को नज़र आ रही है जी क्या जी, कि कुछ और भी आ सकता है क्या? इनके अलावा अनुवृत्त जी या कोई और साथी कोई और समस्या भी हो सकती है क्या जो हमने डिस्कस करी है इन सभी के अलावा जी? दांत निकलते रहे परेशानी होती है बच्चों को। दांत के टाइम तक तो हम पहुंचेंगे 6ठे महीने में जी। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि भाई बच्चे को अन्नप्राशन, अन्न कब खिलाना शुरू करो? जब दांत निकलना शुरू हो, क्योंकि दांत का कार्य ही है अन्न को चबाना। तो दांत शुरू होंगे 6ठे महीने के आसपास। अभी हम 6ठे महीने पे नहीं पहुंचे हैं जी, अभी हम 3-4 महीने तक पहुंचे हैं। और क्या क्या समस्याएं आ सकती है जी? किसी साथी को ध्यान में हो कोई समस्या उस पर डिस्कस कर लेंगे तो बता सकते हैं जी। गुरुजी छोटे बच्चों में तो अक्सर जो नाक उनकी बंद हो जाती है तो कफ से संबंधित समस्या ही होती है। तो मेरे ख्याल से 10 मोलरिश अगर उसे शुरू से दे रहे हैं तो वो समस्या आएगी नहीं जी उनको जी। 10 मूला दे रहे हैं, कभी कभार उनको शहद भी चटाते जा रहे हैं तो नहीं आएगी अनुवृत्त जी। और ये दोनों देने के बाद भी आ रही है तो फिर एसएस वहाँ पे देनी चाहिए जी, बहुत अच्छा काम करेगी जी वो। और गुरुजी कुछ बच्चों का जैसे अनुलोमन अच्छा नहीं होता है, वो पेट साफ उनका डेली नहीं होता है, तो उसमें कुछ सावधानी या फिर कोई घबराहट? ये भी अच्छा सवाल है। देखो एक बच्चा हमारे पास आया जी, उस बच्चे का क्या था जी, शुरू में उसने एक दिन छोड़ के एक दिन पोटी करना शुरू करी जी, फिर 2 दिन छोड़ के पोटी करना शुरू करी, फिर ऐसे करते करते 3 दिन छोड़ के, बीच में 3 दिन पोटी नहीं कर रहा जी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 4 दिन 5 दिन ऐसा समय आ गया जी कि वो 7 दिन पे पोटी कर रहा था। अब उस बच्चे में क्या हो रहा है जी, देखो बच्चा 7वें दिन पे पोटी कर रहा है तो आप सब डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे कि जी भयंकर कब्ज है, पता नहीं क्या हो गया होगा बच्चे को। अब जब वो 7 दिन पे पोटी कर रहा था तो ऐसा था कि वो 7वें दिन खूब अच्छी सी पोटी करता था। अब अगर उसको समस्या है या वो प्राकृतिक है तो ऐसी स्थिति में अगर उसको समस्या है तो बच्चा 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद पोटी नहीं आ रही है तो वो अच्छे से खेलेगा नहीं, दूध नहीं पिएगा, वो रोएगा। लेकिन वो बच्चा क्या करता था, अच्छे से दूध भी पीता, अच्छे से सोता भी था, खेलता भी था, ना अधिक रोता था। तो कारण क्या था जी, जो उसकी माँ का दूध था वो उसके लिए हल्का पड़ रहा था जी। हल्का पड़ रहा था तो जितना 6-7 दिन में मल इकट्ठा हो रहा है वो फिर प्रेशर बन के निकल रहा था। तब तक दूध में से थोड़ा सा मल और बाकी शरीर में पाचन के लिए लग जाता। फिर उस बच्चे को ऊपर से गाय का दूध पिलाना शुरू किया तो पहले ही दिन से वो दिन में 2 बार 3 बार पोटी करना शुरू कर दीजिए। तो अगर माँ का दूध पतला पड़ रहा है, अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ज़्यादा कमज़ोर है दूध, तो ऐसी स्थिति में वो कुछ बच्चा पचा लेगा, थोड़ा सा मल बनेगा तो वो प्रेशर अधिक बनेगा नहीं, मल अंदर अच्छे से बन के इकट्ठा होगा तभी तो प्रेशर बनेगा जी। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर कोई समस्या नहीं है जी, वो दूध में गुरुता की कमी आ गई है, इसलिए बच्चे को ऐसा हो सकता है। तो अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है और कई दिन छोड़ के वो पोटी कर रहा है तो वहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि माँ के दूध में अत्यधिक लघुता आ गई है जी। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से दूध देना शुरू करेंगे तो उसका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा जी। और दूसरा बाकी हरड़ दे रहे हैं तो पेट साफ की कोई समस्या आएगी नहीं अनुवृत्त जी। हरड़ दे रहे हैं तो उसका अनुलोमन अच्छा रहेगा जी।
फिर भी आ रही है तो माँ को अभ्यारिश दे सकते हैं या माँ को हरड़ दे सकते हैं हम खाने के आरंभ में। 2 चम्मच घी गर्म करके उसमें आधा चम्मच हरड़ का पाउडर डाल के। तो यहाँ माँ का अनुलोमन चेक करने की ज़रूरत है। बाकी बच्चों में इसी तरह का अनुभव देखा गया है जी, कि या तो जिन बच्चों के लिए माँ का दूध हल्का पड़ता है उनमें इस तरह की समस्या, नहीं तो हरड़ दे रहे हैं बच्चों को घिसा के तो उसको कब्ज होती नहीं है जी, अच्छे से पेट साफ आता है। तो इस स्थिति को हमने समझना है जी, कि हम इसको कब्ज ना मान ले। अनुव्रत जी क्या कहेंगे? जी गुरु जी, अगर माँ को कब्ज की कोई समस्या नहीं है और बच्चा इस तरीके की जो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के या हफ्ते में 2 बार या एक ही बार इससे मल त्याग के लिए वो प्रक्रिया उसकी हो रही है, तो उस समय हमें घबराना नहीं है। बच्चे की जो बाकी एक्टिविटी है उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है बिल्कुल कि बच्चा सो कैसे रहा है, खेल कैसे रहा है। अगर वो बाकी चीजों में ठीक है तो उसके मल से संबंधित हम उसे मान के डॉक्टर के पास जाके कोई एलोपैथी मेडिसिन या इस तरीके का कोई सिरप उसको देना शुरू नहीं करना है। नहीं तो हो सकता है कि उससे उसको गलत आदत लग जाए, उसको आदत पड़ जाए उस चीज की। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अगर बच्चा परेशान होगा तो वो बाकी भूख में, खेलने कूदने में, सोने में उसके कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। और अब यहाँ पे जो हमने चीजें आज डिस्कस करी हैं, 10 मोलर रेस्ट या हरड़ का सेवन कराना, जायफल का और बाकी जो मेडिसिन्स हैं, तो उससे ये समस्या आएगी ही नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने वाली है कि ऐसा ना हो कि जो माता है जो वो खाती है तो उसका प्रभाव बच्चे पे एकदम पड़ता है, क्योंकि वो उसका जो उसकी नेचुरल डाइट है, जो वो उसका माँ का दूध ही है, मिनिमम 6 महीने तक तो वो उस पर ही आश्रित है। तो वो जरूर वहाँ पे उसको सीधा सीधा प्रभाव डलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर बच्चा शुरू में औषधि लेने में असमर्थ है तो माँ सुदर्शन काढ़ा माता को देंगे तो भी उसका प्रभाव दूध के माध्यम से उसको मिलेगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी है कि माता एकदम से अपने आहार में गुरु आहार लेना ना शुरू कर दे या मिर्च मसालेदार, ये सारी चीजें वैसे हम लोगों के यहाँ परिवारों में नॉर्मल प्रैक्टिस में है। सभी बड़ी माताएं, बहनें, हमारी दादियां, नानियां ये सब चीजें अच्छे से जानती हैं, तो वो हमारी पीढ़ी को वो ज्ञान आगे मिलता ही है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के जमाने में कहीं हम इधर उधर ना भटक जाए या इन चीजों पे कम विश्वास करते हुए घबराना नहीं है, बदलना नहीं है उसमें। तो ये सारी चीजें इसीलिए आज डिस्कस हुई हैं क्योंकि बच्चे और गर्भवती जो स्त्री है उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना जरूरी है, क्योंकि वो जो बच्चा जन्म ले रहा है वो आगे चल के उसका शरीर कैसा बनेगा वो उसके कहीं ना कहीं पूरे गर्भकाल में माता के आहार पे और जो उसका लालन पालन हो रहा है उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी गुरु जी। देखो जी, हमने बुखार का टॉपिक जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि बड़े का बुखार दबाना ही खतरनाक है जी। और जन्मजात बच्चे को शुरू से ही 1 दिन, 5 दिन, 1 महीने तक के बच्चे को एलोपैथी दवाइयाँ देना तो अत्याचार है जी। वो फिर उसको जो आगे चल के खरवे गुन्ने बन के जो जवानी में समस्याएं आएंगी वो फिर किसी भी चीज़ से क्योर नहीं होगी जी। इसलिए बच्चे की शुरू से ही क्या क्या परेशानियां आ सकती है, क्या वो परेशानियां प्राकृतिक है, जैसे हमने पीलिया के बारे में डिस्कस किया, क्या वो प्राकृतिक है, उनके लिए क्या कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत है, क्या बच्चे को ज़रूरत है मेडिसिन देने की, बच्चे के साथ साथ माँ के ऊपर क्या ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ से बच्चे पे काम कर पाएँ तो आगे चल के भविष्य में उस पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा जी। अगर यहीं पे दबाने वाली चिकित्सा शुरू हो गई तो सारी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर भी वो उतना अच्छा नहीं होगा जी। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया है जी कि तीसरे चौथे जन्म से लेके तीसरे चौथे महीने तक जब बच्चा जाएगा तो इसमें क्या क्या समस्याएं उसको आ सकती है जी। अब बीच में ये बड़ा अच्छा पॉइंट अनुव्रत जी ने रखा
कि बच्चे की कब्ज़ को कैसे समझें, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही कोई जन्म से 3-4 महीने तक के बच्चे में और क्या क्या समस्याएं आ सकती है, किसी साथी का कोई पॉइंट हो, आपने किसी बच्चे में अनुभव किया हो तो आप रख सकते हैं जी। कोई भी साथी जी अपना सुझाव विचार, कोई बच्चों में समस्याएं। जी गुरुजी, आपकी आवाज़ फिर कट रही है कुलदीप जी। ऐसा बाहर निकाल देते हैं फटके एकदम से, तो इसके बारे में थोड़ी दोबारा सवाल रिपीट करना जी, आवाज़ कट रही थी, पीछे से थोड़ी 1-2 लाइन समझ आई है। यही कह रहा था गुरुजी, जैसे बच्चा दूध निकालता है 2-4 महीने तक का, तो उसमें क्या संतृप्ति बनेगी गुरुजी? बच्चे को दूध पिलाते ही कंधे पे लगा के जी थोड़ा थपथपा दो उसको, तो वो दूध नहीं निकालेगा। और जब आप हरड़ गर्मियों में सर्दियों में जायफल देना शुरू करेंगे तो बिल्कुल नहीं निकालेगा जी। अगर हम दूध पिलाते ही माँ सीधा लेटा रही है तो वो बच्चे ज़्यादा निकालते हैं जी। दूध पिलाने के बाद थोड़ा कंधे लगा के उसको कुछ टाइम थपथपाओ, एकदम ना उसको तुरंत लेटाओ दूध पिलाते ही जी। जैसे कुलदीप जी ये बोला गया है, खाना खाते ही ना सो, दही खाते ही ना सो, या गुरु चीज़ें खाते ही एकदम ना सो, उससे शरीर में क्या है, कफ बढ़ता है जी। कफ का आवरण अग्नि के ऊपर आता है। तो बच्चे पे वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दूध पिलाने के बाद कंधे पे लगा के थोड़ी देर थपथपाना चाहिए, एकदम नहीं तुरंत पिलाते ही लेटाना चाहिए कुलदीप जी। अगर ये टेक्निक अपना रहे हैं और फिर आगे चल के उसको जायफल और गर्मियों में हरड़ दे रहे हैं तो उसका पाचन अच्छा रहेगा, नई समस्या आएगी जी। और थोड़ा बहुत निकाल भी रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है जी। हर बार ही हर समय ही निकाल रहा है, अधिक निकाल रहा है, तो उस पर सोचने की ज़रूरत है जी। माँ का दूध ज़्यादा आ रहा है, माँ का दूध मीठा होता है, मीठा होता है जी वो, और बच्चा थोड़ा कई बार अधिक भी ले लेता है तो भी निकाल देता है। जैसे कि हमने पढ़ा था जब हम अपनी रेगुलर कक्षा पढ़ते हैं कि किसी को उल्टी लगना वो क्या है, सेल्फ क्यूरिंग मैकेनिज़्म है, वो शरीर की शुद्धि का एक प्रयास है। किसी को दस्त लगना वो भी शरीर की शुद्धि का एक प्रयास है। जब चीज़ें अंदर ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, अपचन की स्थिति में है, तो शरीर अपनी सुरक्षा के लिए उसको ऊपर या नीचे के मार्ग से बाहर फेंक रहा है। तो इस तरह से इस स्थिति को समझना है कुलदीप जी, प्राकृतिक है या एबनॉर्मल है, ऐसे समझना है जी। आप क्या कहेंगे अनुवृत जी इस पॉइंट पे? बड़ा अच्छा पॉइंट था इनका ये। जी गुरु जी, इसमें काफी लोग जो है ये घबरा जाते हैं। अगर बच्चा इस तरीके से दूध की उल्टी करता है तो उसमें कई बार जो देखा गया है कि लोग थोड़ा सा घबराते इस चीज से हैं कि अगर बच्चे ने फटा हुआ दूध बाहर निकाला है तो उसको अलग तरीके से वो देखते हैं, और अगर ऐसे का वैसे ही निकाल दिया है तो फिर वो अलग तरीके से परेशान होते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से जो शरीर की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा आम व्यक्ति को नहीं पता है या उतने वो गहनता से उसका विचार नहीं करता है, तो इस वजह से वहाँ पे माँ बाप घबरा जाते हैं। तो उसमें यही है कि अगर बच्चे ने थोड़ा सा ज्यादा मात्रा ले ली है दूध की, उसको उतना आभास नहीं है अपनी डाइट के बारे में, अपनी खुराक के बारे में, और पीते पीते वो थोड़ा ज्यादा पी गया है, तो अगर वो ज्यादा पी गया है और वो वहीं से ही आमाशय से ही बाहर आ रहा है तो वो फिर बिना बैठ के ही बाहर आएगा, उस पर अभी तो पाचन का संस्कार नहीं हुआ है। और अगर वो थोड़ा सा पेट में रुक गया है, उसमें पाचन संस्कार शुरू हो गया है, पचने की प्रक्रिया, तो वो दूध फटा हुआ आता है, तो उसको लोग थोड़ा सेफ मान लेते हैं कि चलो फटा हुआ दूध था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो एक सही ज्ञान ना होने के कारण है।
उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे थोड़ा सा बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने बताया कि दूध पिलाते ही खास तौर पे बच्चे को लेटाना नहीं चाहिए, और वो कंधे पे उसको थोड़े से थपकी देके तो उसको अक्सर डकार आ जाती है बच्चे को, तो तभी नीचे फिर बिस्तर पे लेटाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला जी। आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है अनुवृत जी, बहुत फ्लो में अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और किसी साथी का कोई सवाल हो इस तरह का ले सकते हैं अनुवृत जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जो ये सवाल निकल के आ रहे हैं। जी, सभी नए साथियों से निवेदन है कि अपना कुछ अनुभव भी रखें अगर कोई प्रश्न नहीं है, नहीं तो अक्सर छोटे बच्चों में आपने कुछ ना कुछ तो अनुभव किया ही होगा, तो अगर कोई सवाल रखे तो चर्चा और अच्छी जारी रहेगी आगे। तो कृपया अपना कोई सवाल या अनुभव कुछ भी आप रख सकते हैं। सही गलत की चिंता मत कीजिएगा आपकी, वो सही है सवाल या नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, तो वो डिस्कस किया जा सकता है। जो जायफल देते हैं ना जी सर्दियों में जायफल देने के पीछे का कारण ये होता है कि मान लो हमने डिस्कस किया है कि जी 1 महीने के बाद जायफल देना है। 1 महीने के बाद ही क्यों देना है जी, पैदा होते ही क्यों नहीं देना है? क्योंकि जैसे हमने पिछली कक्षा में भी समझा, 1 महीने तक नॉर्मली आमतौर पे जो बच्चे हैं वो अत्यधिक पोटी करते हैं जी, पहले 1 महीने तक, और वो करनी भी चाहिए उन्होंने। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार अगर पोटी कर रहे हैं बच्चे पहला 1 महीना तक, वो प्राकृतिक है जी। अगर फिर भी ऐसे ही चल रहा है तो फिर वहाँ पे उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले हमने देखा कि वो जितनी पोटी करेगा उतना ही उसकी शल्यरूपी सारधर्मी उष्णता निकल जाएगी जी। और जब 1 महीना हो जाए मल, फिर वहाँ पे जायफल देंगे सर्दी 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, तो उसका मल बंधना शुरू हो जाएगा जी। और प्राकृतिक मल किसको कहा गया है? जो बंधा हुआ मल आए उसको प्राकृतिक कहा गया है। जैसे गाय का चूड़ीदार मल होता है तो वो प्राकृतिक मल है। मल बाहर आने वाली केवल गंदगी नहीं है जी शरीर से बाहर, वो ये बता रही है कि अंदर का पाचन कैसा है। अगर बंधा हुआ प्राकृतिक अच्छा मल आ रहा है तो पाचन अच्छा है जी। और फिर आगे महीने के बाद फिर कई महीनों पे भी मल वैसा ही अत्यधिक आ रहा है तो बच्चे में आम अवस्था है जी। तो इसलिए महीने में वो जो अतिरिक्त है वो ठीक है जितना भी आ रहा है, और महीने बाद फिर जायफल देने से वो मल बंध के आना शुरू हो जाएगा जी। और हरड़ गर्मियों में 1 महीने के बाद कई बार बच्चों में थोड़ी बहुत ही रुकावट हो, मल थोड़ा थोड़ा करके आ रहा हो, तो हरड़ देंगे तो वो एक बार में ही अच्छे से आ जाएगा जी। और वहाँ भी धीरे धीरे फिर वो बंध के आना शुरू हो जाता है जी। और सर्दियों में जायफल दे रहे हैं तो फिर सर्दियों में उसको सर्दी भी नहीं लगेगी बच्चे को जी। और उसको सर्दी लग के जुकाम बन गया, खांसी हो गई है, जुकाम बन गया, खांसी हो गई है, तब क्या करना है जी? तब वो दूध में नहीं देना है जी। फिर उसको ऐसा करना है कि थोड़ा सा पानी लेके उसमें घिसा दो, कटोरी को गर्म कर लो आग पे, उसको फिर उसमें कटोरी में पलट लो, केवल वो नवाया हो वो पिला के माँ के स्तन के लगा के कपड़ा ओढ़ के सुला दो, उसका जुकाम भी पक जाएगा जी, खांसी भी ठीक हो जाएगी। बलगम वाली खांसी लग रही है तो केवल पानी में घिसा के पिला दो, सूखी लग रही है तो दूध में घिसा के दे दो जी जायफल को जी। तो सर्दियों से भी बचाएगा वो, खांसी जुकाम को भी ठीक करेगा वो, तो ये काम करेगा जी जायफल जी। किसी का कोई और सवाल जी? किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी।
अनुव्रत जी, किसी का हो सवाल तो देखो। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कृपया रखिए, नहीं तो फिर आगे की प्रक्रिया क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बोर तो नहीं हो गए जी? एक बार ये भी पूछ लो। जी, अपनी अपनी राय रखें कृपया, कि कोई बोर तो नहीं हुआ है। जो हमारे वैद्यगण है वो भी नहीं बोल रहे हैं, काफी जो वरिष्ठ वैद्यगण है सैसन जी, महेंद्र जी भी चुप है आजकल। वो एक बार डिस्कस किया था ना, अपनी जो रेगुलर क्लास चलती है अनुव्रत जी, ये समय ही ऐसा है 2025 का। इसमें लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, ज्योतिष विज्ञान जो बोलता है कि ये चीज़ें अधिक आप अपने आसपास देख भी रहे होंगे जी। एक्सीडेंट बहुत अधिक है इस समय। वैद्य महेंद्र जी, तो अगर किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है तो फिर समापन करें। जी गुरु जी। एक महिला का वो भेजता हूँ मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास। 2023 मार्च 2022 22-23 का एक वो है। उस महिला को बहुत ज़्यादा बच्चे को खांसी हो गई थी जी। क्या स्थिति थी एक बार आप पढ़ना जी। और फिर जायफल ने कैसे काम किया वहाँ पे। इतना इफ़ेक्टिव है जी जायफल। सूखी और बलगम की दोनों खांसी, सूखी और बलगम वाली में बस उसका अनुपान चेंज होगा जी। ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट आया है अनुव्रत जी, पढ़ो इसको। ये मैसेज है 8 फरवरी 2023। 8 फरवरी जहाँ पे लिखा है इससे नीचे पढ़ना शुरू करो जी। सर मेरे बच्चे को खांसी और जुकाम है, मैं क्या दूं उसको। सर खांसी तो इतनी ज्यादा है कि रुक ही नहीं रही, लगातार आ रही है। उम्र 1 साल 6 महीने है। खांसी के कारण ना सो पा रहा है, बहुत तेज खांसी है कितने दिन से। दूसरा दिन है आज। कल सुबह फोन करें जी। जी सर, पर अभी रात को थोड़ा आराम हो जाए तो सो जाएगा। जुकाम कब से है। पढ़ो, आगे भी पढ़ो जी।
जुकाम कब से है पूछा गया तो उन्होंने बोला कल से है, आज भी है। तो फिर उनको क्या बताया गया और क्या परिणाम आया? कुल आगे पढ़ो अनुव्रत जी। अगले स्क्रीनशॉट में तो जी हाँ सर, मेरे बच्चे को 70 से 80% आराम है, अभी 2 ही बार दिया है। तो ऊपर वाला 8 फरवरी का है जी और नीचे वाला 9 फरवरी का है, अगले दिन का। तो 2 बार उन्होंने जायफल घिसा के दिया। और ऊपर स्थिति देखो, पहले वाले में क्या बोल रही थी कि जी रुकी नहीं रही है, वहाँ कल सुबह बात करते नहीं करना, अभी बताओ ताकि रात भर टिकाई हो जाए जी। तो फिर इसको एक रात में ही कितना आराम मिल गया जी। तो ये है जायफल। और फिर कैसे घिसा के देना, ये जायफल का आ गया है जी। खांसी हो तो फिर ऐसे देना है जी, पानी में, ये इसमें वो भी आ गया है, इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा जी। पानी का भी आप देखेंगे गदला गदला कलर चेंज हो रहा है जी। ठीक है जी। तो इस तरह से काम करता है जी जायफल जी। ठीक है गुरुजी हाँ बताइए। ये जायफल जैसे सर्दियों में देने के लिए बोला है, और अगर मान लीजिए बच्चे को गर्मी में खांसी हो जाए तो भी जायफल दे सकते हैं यहाँ पे? दे सकते हैं जी, जुकाम हो जाए खांसी हो जाए, बस गर्मियों में थोड़ा ऑब्जर्वेशन में देना है, कम से कम 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन जी, बस जी। इतनी ही जरूरत दिन में है। जी, दिन में 1 बार दे सकते हैं? दे सकते हैं जी बिल्कुल। इसमें क्या करना है, बच्चों को दे के जी माँ के स्तन के लगा के कपड़ा उड़ के सुला दो, जुकाम है तो वो पक जाएगा जी। 3 दिन एक बार दे सकते हैं जी, या 1 बार दिन में और 1 बार रात को सोते समय भी दे सकते हैं। फिर रात को पंखा ना चलाएं जी, अगर गर्मियों में ऐसी स्थिति बन रही है तो पंखा ना चलाएं। फिर उसको पसीना आएगा दे के, और माँ के स्तन के लगा दिया तो उसको पसीना आएगा जी फिर, और पसीना आएगा तो समझ लो अच्छा हो जाएगा जी। जी गुरुजी। ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा जायफल के बारे में, और जायफल किस तरह से काम करता है वो प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दिया है जी। तो आज इतना ही पढ़ते हैं जी, बाकी सीनियर वैद्य तो चुपचाप हैं जी, इनकी चुप्पी भी तोड़ो अनुव्रत जी। वैद्य अनुव्रत जी। जी गुरुजी, सेशन जी तो चले गए ठीक है। और महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, आप अपना वक्तव्य रखो कुछ। वैद्य महेंद्र जी। सभी के प्रेरणा स्रोत वैद्य महेंद्र जी। लगता है क्लास तो ज्वाइन कर लिए, शायद और काम कर रहे हैं जी साथ में। तो नए साथियों को क्लास कैसे लगी जी, अपना अनुभव रखो, फिर समाप्त करते हैं जी। नए साथी कोई अपने शब्द रखेंगे जा क्या? कुछ नए साथी कुछ शब्द रखेंगे क्या जी अपने? अनुव्रत जी लगता है काफ़ी बोर हो गए साथी, हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं, क्लास रोकनी पड़ेगी। जी, संजीव जी हैंड रेस कर रहे हैं, आप बोलिए जी। संजीव जी कोई विचार हो तो रख सकते हैं, नहीं फिर समापन कर रहे हैं। संजीव जी, आत्म प्रकाश जी, आपका कोई सुझाव हो तो रख सकते हैं जी। तो आज की कक्षा में ज़्यादातर अनुव्रत जी ही बोलते रहे हैं, या कुछ सवाल कुलदीप जी के हैं, बाकी सब मौन हैं। तो लगता है जी क्लास से सेटिस्फाई नहीं है, क्लास
रोकनी पड़ेगी जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं जी। सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाओ, अपनी पीढ़ी को अपनाओ और पूरी तरह से उनको आयुर्वेदिक बनाओ। अंत में कुछ शब्द रखो अनुव्रत जी, फिर समापन कर दो जी। जी गुरु जी, मेरे अनुसार आज हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है बच्चों की चिकित्सा के बारे में, और भी जो चीजें हम माताओं को दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे एक और पॉइंट जो रखने वाला है कि अक्सर बच्चों के स्वास्थ्य के समय पे हम लोग जब उनकी, क्योंकि चिंता ज्यादा है, वो छोटे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अक्सर माताएं जो है वो धैर्य खो देती हैं। तो यहाँ पे हमें इन सब चीजों को, जो ये ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है, जो बातें यहाँ पे बताई जा रही है, हो सकता है कि कुछ नई हो, कुछ आपको पहले से पता हो, या कुछ और अच्छे तरीके से आपको ये पता चल रही है। तो आप इनको जितना अच्छे से याद रखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि एकदम से आप एक छोटे बच्चे पे अगर ये सब चीजें लागू करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको हो सकता है मनचाहा रिजल्ट ना दिखाई दे, तो वहां पे वही होगा कि भय के कारण ये सारी गड़बड़ें होती हैं। तो उसी का लाभ आजकल जो मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली है ये उठा रही है, लोगों को भय के माहौल में रख के, भयभीत करके ये सारे काम किए जाते हैं। तो आप अपने आप को परिवर्तित करें, चीजों को अपने जीवन में उतारें, तभी इसका आपको फल भी देखने को मिलेगा। और जब चीजें आप अपने जीवन में उतारेंगे तो उसका जो फल है वो कितना सुखदायक है और कितना ज्यादा उससे शरीर में परिवर्तन आता है, कितना अच्छा लगता है, क्या आपकी ऊर्जा का लेवल है वो, उसमें क्या सुधार आता है, ये आप खुद ही यहाँ पे बताएंगे या फिर औरों को बताएंगे आप। तो यही मेरा कहना था। तो इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। ठीक है जी, सभी को नमस्ते। आज के लिए इतना ही।